Hello everyone, this is Ayushi Kalwar. Today the video is about the paper attempting strategy in the APSC mains examination जो 8 जुलाई से 10 जुलाई तक होने वाला है, राइट? आई नो अभी तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत लोगों का बाकी भी होगा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? बहुत कुछ रह जाता है सिलेबस में. इट्स ओके, नाउ यू हैव अराउंड 25 to 27 days. यू कैन फिनिश अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी आपने ख़त्म नहीं किया है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस में है. सो दैट इज़ समथिंग विच यू विल डू, राइट? एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कई बार इग्नोर कर देते हैं हम इज़ द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए एग्जामिनेशन में, राइट? बिकॉज दोज 3 hours जो हमको मिलते हैं पेपर में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उस 3 घंटे में हम उसके 3 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू एटलीस्ट हेल्प अस बूस्ट आवर स्कोर बाय 20 to 30 marks मिनिमम इन ईच पेपर, ठीक है? तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? उस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, उस पर आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, वो सब डिपेंड करेगा. तो ऑब्वियसली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी समथिंग आई फाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देयरफॉर आई डिसाइडेड कि एक शॉर्ट वीडियो इस पर बनाते हैं. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन हु इज़ अपियरिंग फॉर दिस ईयर्स मेंस APSC, and also it will be helpful for the ones who are going to appear in 2024, but it specifically आज है for the 2023 mains aspirants. Okay, so let's start. This is something about me. I'm currently working as an assistant commissioner customs and IT. मेरा सिलेक्शन UPSC 2021 में हुआ था, के थ्रू हुआ था, and last year in the APSC also I got rank 16 and was allotted ACS. So this is a brief background about me. Before I start, there is a little kind of information or rather disclaimer I would like to share with you. तो कई बार होता है, ये वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस ऑलरेडी दे दिया है 1 बार 2 बार, दिस इज देयर सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट. कुछ लोगों ने हो सकता है दे हैव ऑलरेडी डिवाइज्ड देयर ओन स्ट्रैटेजी कि हम इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट स्ट्रैटेजी. सो इफ यू हैव ऑलरेडी डिवाइज्ड अ कंफर्टेबल स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर, आई विल सजेस्ट प्लीज डू नॉट चेंज इट नाउ. अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद इट कि जिस तरह से कर रहे हैं. हो सकता है जो आज मैं शेयर करूँ कुछ लोग आप में से वही चीज़ फॉलो कर रहे होंगे, तो इट्स ओके. इफ यू डूइंग दैट वेरी गुड. और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं जो मैं आज बताऊंगी अभी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. ओके, तो द आइडिया इज़ टू टेस्ट फर्स्ट. जो आप मैं बताऊंगी हाउ वी विल यूटिलाइज द टाइम ऑफ 3 hours एंड किस तरह से विल प्रायोरिटाइज एंड डू द क्वेश्चंस, तो वो आप यूटिलाइज करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, एंड देन इफ़ यू फील द रिजल्ट इज़ गुड तो आप उसको मेन एग्जामिनेशन में फॉलो दैट ओनली, ठीक है? देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. अगेन मैं बस वही शेयर कर रही हूँ विच आई डिड, ठीक है? सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट. आई डिसाइडेड टू टेक वन पेपर फ्रॉम द लास्ट ईयर्स मेंस जो मैंने अपियर किया था. तो हियर आई हैव टेकन द पेपर 4. ओके, सो आफ्टर आई गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एज टू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर 4 और मैंने कैसे किया था. उसके बाद वी विल गो एंड डिस्कस कि लास्ट 25 days में व्हाट शुड बी डन. ओके, तो इसको 10-15 मिनट में लेट अस जस्ट फर्स्ट डिस्कस दिस थिंग कि भाई जो पेपर है आएगा उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे. नाउ दिस पेपर इज कॉमनली नोन एज एथिक्स. कुछ सवाल होंगे आपके कि भाई एथिक्स का पेपर ही क्यों चूज़ किया, टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन. तो उसमें एक तो रीज़न ये है कि बहुत लोगों का डाउट था एथिक्स के पेपर में, बिकॉज उसमें एक तो थियरी के क्वेश्चंस आते हैं, एक केस स्टडीज आता है कुछ. तो हाउ डू वी डू दैट, किस तरह से अटेम्प्ट करें, तो वो एक आइडिया है. तो आई ऑल्सो डिस्कस वन केस स्टडीज, एक जो मैंने अटेम्प्ट किया था कैसे, व्हाट डिड आई राइट, वो आई डिस्कस ईयर 1 and 1 or 2 maybe depending on the time. Or one more reason is that my score in ethics was last year 135, which was a good score given the kind of scores which were given last time mains mein. So therefore I decided why not to discuss this paper. Okay, now in any paper of GS, okay, we have 180 minutes. How will we divide this 180 minutes? That's very important. Okay, all right. So यहाँ पे इसको एक 10 minutes वाला slot रखेंगे हम. Why is this 10 minutes for? I'll tell you. And then you have
say 70 to 80 minutes another slot, then 90 to 100 minutes another slot. Okay, so this 70 to 80 minutes, this is for 10 marker questions, 10 mark वाला questions में, and this is for the 15 mark का question, and in ethics this is for your 20 mark का question. ethics में 20 mark के questions आते हैं, 20 mark वाला case study आता है, ठीक है, और 15 मार्कर्स तो बाकी जीएस में आते हैं, 10 मार्कर्स तो हर जगह आता है, मतलब एथिक्स में भी है और बाकी जीएस में भी यू हैव दैट. ओके, सो हर एक 10 मार्क वाले क्वेश्चन में यू हैव टू गिव 7 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स. और अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो यू कैन गिव मैक्सिमम 12 मिनट्स. दिस इज द टाइम लाइन विच यू शुड हैव इन योर माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग, ठीक है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम, ठीक है, तो ये पहले से सोच के जाना पड़ेगा आपको. तो ये है. एंड इन एथिक्स वी हैव 20 मार्क्स का केस स्टडी, तो इसमें यू कैन गिव 15 मिनट्स मैक्सिमम. हो सकता है किसी में 14 मिनट लगे आपको, फिर 14 मिनट्स, तो आप किसी और अगर कोई लेंदी केस स्टडी है उसमें 16 मिनट भी दे सकते हैं आप, 16. तो ऐसे मोर और लेस इट इज़ 15 मिनट्स ओनली पर केस स्टडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ पेपर दे आर आस्किंग. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज दिस 10 मिनट्स फॉर. इसमें एक तो आपके हो सकता है आपको साइन वाइन करवाए, वो करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है. आपको पानी पीना है, बाहर जाना है थोड़ा सा, उसके लिए 5 मिनट्स यू कैन कीप, ठीक है, 5 मिनट्स यू हैव फॉर दैट. 4-5 मिनट जो बाकी हैं, 5 मिनट्स, दैट इज़ टू स्कैन द पेपर. स्कैन द पेपर, इसका क्या फ़ायदा है, आई टेल यू. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्कैनिंग द पेपर कि स्टार्टिंग में पेपर मिला, आपने इसको देखा क्या आता है क्या नहीं आता, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. पहले इसके कुछ फ़ायदे मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी किस तरह से स्कैन करना है. तो पहला चीज़ ये कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें से कुछ तो आसान क्वेश्चन होंगे जो सबको आता होगा, मे बी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आप पढ़ के गए हो, ठीक है, तो आपको आता हो. ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जो पढ़ के जाएंगे वो आसान होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना. तो हो सकता है वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना हो सकता है बाद में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मार्क्स तो उसमें उतने ही हैं. 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स तो मिलने ही है. अगर कोई टफ है या इजी है उससे मैटर नहीं करता. जो आपने अच्छे से किया है अटेम्प्ट, चाहे वो टफ हो या इजी हो, मार्क्स तो आपको मिलेगा ही, ठीक है. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को पहले स्कैन कर लीजिए, ठीक है, पेपर को स्कैन कर लीजिए और देखिए कि किस तरह से आपका कौन से क्वेश्चन से आप कर सकते हैं जल्दी, मतलब अच्छे से स्टार्टिंग में. तो आप स्टार्टिंग में कर लेंगे ना, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि चलो आई हैव अटेम्प्टेड दिस पेपर, इतना अच्छे से आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब कुछ जो बाकी हैं, जो आपके से डाउटफुल 4-5 बचेंगे क्वेश्चन, जो इतना अच्छे से नहीं आता होगा, उसको लास्ट में अगर आपके पास 20 मिनट भी है, आई एम टेलिंग यू 20 मिनट भी अगर है आपके पास, तो लास्ट में पर क्वेश्चन आपके पास 4-5 मिनट्स है एक क्वेश्चन के लिए, देन ऑल्सो विल बी एबल टू डू इट. दैट्स हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स. कि हमने स्टार्टिंग में अगर अटेम्प्ट कर लिया है अच्छे से, तो हम वो रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है अच्छे से चल रहा है पेपर. कुछ क्वेश्चन हैं जो वैसे आता नहीं है, बट लेट अस ट्राई, हो सकता है हो जाए, थोड़ा कर लेते हैं सोच के, तो उसमें करेंगे. हो सकता है उसमें आपको 2 मार्क्स भी अगर एक क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है, 2 मार्क्स पर अगर अपने 5 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं, उसमें 2 मार्क मिल गया, तो 10 मार्क्स यू आर एबल टू इंक्रीज इन दिस वे, ठीक है. जो हो सकता है आपने स्टार्टिंग में घबरा के छोड़ दिया था, या फिर आपको लगा कि भाई कैसे करें, तो उसमें स्टार्टिंग में ही हो सकता है 10 मार्क वाला क्वेश्चन एक था बहुत डिफिकल्ट, उसमें आपने स्टार्टिंग में 15 मिनट लगा दिए. यू गेटिंग दिस इज डिजास्टर्स. आपने 10 मार्क के क्वेश्चन में 15 मिनट लगा दिया, ये सोच के कितना टफ है, कैसे करूँ क्या करूँ, तो वो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपकी टाइम कम हो गया है. लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को. तो वो एक किसी कॉस्ट पे आप ये कर रहे हैं, टाइम एक्स्ट्रा तो आपको मिलना नहीं है उसके लिए टाइम. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए. देयरफॉर स्कैनिंग द पेपर इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. ये मुझे पहले नहीं पता था. मैं स्टार्टिंग में जब अटेम्प्ट करती थी पहले पेपर, मतलब घर पे, तो आई यूज्ड टू जस्ट सीरियसली डू द पेपर. लेकिन व्हेन आई गॉट टू नो दिस, मैंने जब ये चीज़ अप्लाई किया तो इट वर्क फॉर मी. सो इट माइट सो हैपन कि कुछ लोगों के लिए ये वर्क कर जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं वर्क करे. कुछ लोग क्वेश्चन पेपर हो सकता है स्टार्टिंग में देख के घबरा जाए, तो उनके लिए मे बी दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. बट in 90% of the cases this is going to work. I'm telling you, this is very helpful. आप इसको टेस्ट करके देखिए, ठीक है. now just let me open that PDF जो था हमारा पेपर, क्वेश्चन पेपर वाला ये, ठीक है. this is what we have, paper 4. okay, so you'll see यहाँ पे you have 19 questions, 2 sections. पहला सेक्शन थियरी होता है,
ठीक है। दूसरा सेक्शन होता है हमारा केस स्टडीज़, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं सोच सकते कि थियरी अच्छे से कर लेते, केस स्टडी के लिए तो कुछ भी लिख देंगे, ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। आई टेल यू हाउ एंड वाई। तो ये मैं आपको एक डिस्कस भी करूँगी क्वेश्चन, लेट अस सी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने ये पेपर खोला, आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है। मैंने देखा क्वेश्चन, ठीक है। लॉ एंड एथिक्स आर टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ द टू डिफर इन द अप्रोचेस, ठीक है। आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पहला डबल टिक, ठीक है। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज सीम्स टू सीम टू हैव डिटेरियोरेट, होना चाहिए था इन द रिसेंट पास्ट, डू यू अग्री, ठीक है। आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो ऐसे करके आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई अटेम्प्ट दिस मे बी, ठीक है। एंड यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ये महात्मा गांधी का कोट है। तो कोट बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। ये आई अटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज what do you understand by probity in governance, examine the ways in which probity integrity in governance can check the misuse of power and enhance the legitimacy of the authority. What is being asked here is that किस तरह से probity, ठीक है, and integrity is helping or will help, you know, to check the misuse of power in governance and to enhance the legitimacy of the authority, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, अगर आप एक चीज़ को एड्रेस करेंगे तो आप उसको उतना ही मार्क मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एड्रेस द क्वेश्चन इन पार्ट्स, जो पूछा गया है उसको आप एड्रेस करिए। बहुत लोग मिस कर देते हैं ये चीज़। बहुत लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉबिटी एंड इंटेग्रिटी इन गवर्नेंस कैन चेक मिसयूज ऑफ पावर, दैट्स इट। वो ये पोर्शन देखेंगे ही नहीं कि एनहांस लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी किस तरह से एनहांस होगा, उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट, अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट ही भी कम से कम यू हैव टू राइट। So this becomes very important to notice the various aspect of the question. That is the first thing. Second thing is that ऐसे questions में you have to utilize examples. Examples के through चीज़ें आप जिस तरह से explain कर सकते हैं, I mean there is no other way like that. डेफिनेशन से जितना समझ नहीं आता हमको, एग्जाम्पल से उतना समझ में आता है। इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स में, ठीक है। दिस इज दैट, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है विच आई वाज गोइंग टू डिस्कस इज दैट, हाँ, तो दिस इज़ हाउ आई एम स्कैनिंग द पेपर एंड आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है ये मुझे शायद तो सोचना पड़ेगा, तो ये मैं बाद में करूँगी अटेम्प्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने किया, ठीक है, ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, ये शायद मुझे सोचना पड़ेगा डिफरेंस एग्जैक्टली, ये भी मुझे सोचना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चंस हैं जो सोचने पड़ेंगे, ठीक है। अभी एथिक्स में केस स्टडीज़ में आई विल सजेस्ट आप स्कैन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, या फिर आप स्कैन करके देख लीजिए कौन सा केस स्टडी छोटा है उसको पहले कर लीजिए, ठीक है। तो ये छोटा है, इसको कर लेंगे पहले, या फिर आप केस स्टडी सीरियली भी कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली केस स्टडी तो सारा अटेम्प्ट करना ही है, उस समझ के उसी पॉइंट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप उसको सीरियली कर सकते हैं। बाकी इसके जगह पे यू विल हैव 15 मार्कर्स इन द अदर जीएस पेपर, ठीक है। यहाँ पे 20 मार्क्स का केस स्टडी होता है। ऑल राइट, तो आई स्कैन दिस फॉर 4-5 मिनट्स। आपको लग रहा होगा अभी टाइम लगा है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू। आप खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में शुरू करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करना। तो आई रोट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आई रोट दिस आई रोट दिस क्वेश्चंस ऑल्सो। अभी इसको किया मैंने, फिर उसके बाद आई केम टू केस स्टडी, आई अटेम्प्टेड द केस स्टडीज। अभी मेरे 4 क्वेश्चन बाकी हैं अभी भी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने राउंड करके रखा है, आई हैव नॉट अटेम्प्टेड। सी लास्ट में आई हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, और 15 to 20 मिनट्स जितना भी बाकी है। अब आई क्विकली रश इन टू द क्वेश्चन, क्योंकि देखो पहली बात तो 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेजेस होंगे जो हमको फिल करने हैं, पहली बात, ठीक है। और फिल करना है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लिख देंगे, उसको हम एटलीस्ट उसके कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें लिखेंगे, इसके आइडिया को लेके, ठीक है। अगर वो टफ क्वेश्चन है तो, अगर टफ नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर टफ है उसके लिए मैं बता रही हूँ। सपोज मुझे नहीं पता पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में क्या डिफरेंस है, तो सोचिए आप उसको, सोच के अब जो कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे वैसे भी दिमाग जल्दी चलने लगता है, यू नोटिस लास्ट 10 मिनट में आपका दिमाग बहुत तेज़ी से भागेगा, ठीक है, लास्ट 10-15 मिनट में। तो उस टाइम पे ना कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको पहले लगे थे शायद याद नहीं आया, अब याद आ जाएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें अगर आप वैसे करके कर लेंगे तो वो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो आपको एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि भाई बाकी सब 80% पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया है, 80-90% हो गया है, बस ये देखना है, कर लूँगी तो हो जाएगा। उसको आप एक 4-5 मिनट्स में भी अगर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड, यू विल बी एबल टू फिनिश द पेपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश द पेपर, राइट। और फिनिश प्लस यू हैव टू एंश्योर द क्वालिटी मतलब कि जो पूछा है वो बताना, और ना कि जो आता है वही लिखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा है उसको लिखिए, ठीक है। जो आता है वो एग्जामिनर को बताने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी लर्नड, ही नोज, ही और शी, तो उनको पता होगा काफ़ी कुछ। उनको बताने, he or she will not be interested in knowing what you know.
उनको बस ये चीज़ दिखेगा कि भाई यहाँ पे ये इन्होंने ये पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में डिफरेंस पूछा है, स्टूडेंट ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो क्या पॉइंट लिखा है। अगर एग्जाम्पल लिखा है तो अच्छे से, अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा इसको पता है ये चीज़ें, इस स्टूडेंट को, इस एस्पिरेंट को पता है कि ये क्या है, तभी ही और शी इज एबल टू गिव एग्जाम्पल। दैट्स व्हाई एग्जाम्पल्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन एथिक्स। ओके, सिमिलरली यू सी कि कुछ चीज़ें जो हम, अगर ज्योग्राफी है तो वी एक्सप्लेन, वी ड्रॉ द मैप एंड शो कि भाई ठीक है यहाँ कोल रिजर्व है। अगर असम का ज्योग्राफी के बारे में है तो यू जस्ट असम के ऑयल रिफाइनरी के बारे में है तो यू ड्रॉ द मैप ऑफ असम, वहाँ पे फिर आपने कहीं पे डिगबोई दिखा दिया, ठीक है, आपने कहीं नुमालीगढ़ रिफाइनरी दिखा दिया। सो दैट दोज आर द थिंग्स विच मैटर्स, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ हैं, उसको यू हैव टू अप्लाई इन द आंसर्स, ठीक है। और एथिक्स में द एग्जाम्पल्स आर समथिंग विच आते हैं, डायग्राम पर से इतना ज़्यादा नहीं होता है एथिक्स में, एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द आइडिया। इस तरह से पेपर आप अटेम्प्ट करके ट्राई करिए। आई नो दिस विल हेल्प यू, आई एम वेरी श्योर, एटलीस्ट जो देख रहे हैं उनको 90% ऑफ द पीपल आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। Okay, now let me just discuss this case study। कोई भी, अच्छा, let us discuss this one 14, पहला वाला ही डिस्कस करते हैं। I'll tell you what I wrote in the exam। तो अब पता नहीं मुझे इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं, बट आई थिंक ठीक ठाक मार्क्स मिले होंगे, इज व्हाट आई सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, सपोज देयर इज अ फ्लूट, जस्ट सेकेंड, ओके, सपोज देयर इज अ फ्लूट and 3 children are claiming it, ठीक है। Child 1, I have worked hard to make the flute so I should get it। पहला चाइल्ड बोल रहा है या बोल रही है कि भाई I have made the flute, मैंने बनाया है फ्लूट तो I should use it, ठीक है, फाइन। सेकेंड चाइल्ड क्या बोल रहा है, I can play flute very well so I should get it, only I can make a complete use of it। मतलब अगर ये फ्लूट मुझे दिया जाए तो मैं अच्छे से बजा सकती हूँ या बजा सकता हूँ, इसलिए ये फ्लूट मुझे मिलना चाहिए। सो यू विल रियलाइज दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, ठीक है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल होता है जो हम जनरली एथिक्स में पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो बस एक छोटा सा चीज़ जान लीजिए इसके बारे में, ज़्यादा कुछ कम्प्लेक्स नहीं है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल मतलब यूटिलिटी बेस्ड, ठीक है। अगर ये फ्लूट किसके पास जाएगा तो ज़्यादा यूटिलाइज हो पाएगा, जो अच्छे से जिसको बजाना आता हो, राइट। तो ये वो आइडिया है जो ये वाला बच्चा बोल रहा है, ठीक है। थर्ड इज बोथ द चिल्ड्रन आर रिच एंड आई एम पुअर सो आई शुड गेट द फ्लूट, अदर टू हैव अदर मीन्स टू एंजॉय लाइफ बट सिंस आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। तीसरा बच्चा बोलता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, दूसरे तो फिर भी अमीर हैं, तो ये फ्लूट अगर मुझे दिया जाएगा तो आई बी एबल टू एटलीस्ट एन्जॉय माई लाइफ थोड़ा सा, बाकी लोगों के पास तो और बहुत कुछ है एन्जॉय करने के लिए। दिस इज द केस, ये केस आपको दिया गया है। नाउ क्वेश्चन क्या है, हु अकॉर्डिंग टू यू शुड गेट द फ्लूट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एथिकल इशूज इन दिस मैटर, व्हाट रोल डज जस्टिस प्ले इन दिस सिचुएशन, दिस आर द 3 क्वेश्चंस, यू हैव 20 मार्क्स। रिमेंबर दिस 20 मार्क्स, इसको 20 मार्क्स को दिमाग में रखिए आप, उस हिसाब से आपको आंसर करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू यू शुड गेट द फ्लूट, इसका मतलब ये है कि इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। मतलब कि हो सकता है चाइल्ड 2 कोई लिख के आया हो, कोई चाइल्ड 1 लिख के आया हो, कोई चाइल्ड 3 लिख के आया हो, पर क्या इसका आंसर सिर्फ चाइल्ड 1 अगर आपने लिख दिया या चाइल्ड 2 लिख दिया या चाइल्ड 3 लिख दिया तो इज द आंसर कंप्लीट? नो, इट्स नॉट कंप्लीट। फर्स्ट इसमें आपको लिखना पड़ेगा आपके जस्टिफिकेशन को, क्यों आपने चूज किया है आंसर, कि आप चाहते हैं कि चाइल्ड 2 को मिले, क्यों मिले, किस बेसिस पे मिले, इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ये चाइल्ड 2 बताने का मार्क्स नहीं मिलेगा। यू गेटिंग इट, यू गेटिंग, आई होप यू गेटिंग द आइडिया, राइट। रीजन बताना पड़ेगा। तो मैंने चूज किया था चाइल्ड 3, कोई भी कुछ भी चूज कर सकता है। मैंने आई थिंक बहुत लोगों से बात भी किया था इस एग्जाम को देने के बाद, इस पेपर को। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई फाउंड। तो इसमें बहुत लोगों ने बोला कि मैंने तो चाइल्ड 2 लिखा है क्योंकि यूटिलिटी उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जिसने मेहनत किया है उसको मिलना चाहिए, तो चाइल्ड 1 को मिलना चाहिए, बहुत लोगों ने बोला। तो ठीक है, मतलब उनका भी जस्टिफाइड है। पर मैंने लिखा था चाइल्ड 3, बहुत कम लोगों ने चाइल्ड 3 लिखा होगा आई थिंक, बहुत, या फिर लिखा भी होगा है, मतलब मैं जिसने मिली ज़्यादातर लोगों ने 1 और 2 लिखा। तो चाइल्ड 3 भी 1-2 लोगों ने लिखा होगा, मतलब मेरे जानने में। तो इसमें क्या था, तो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो आई वोट चाइल्ड 3। तो मैंने इसको इस तरह से जस्टिफाई किया था कि यू नो, इफ़ आई हैव टू चूज़ एंड आई हैव टू लुक
it from the from the eye of a civil servant maybe, या फिर someone who is there in the administration, because this is a paper for civil servant. इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है. ये आपको एज ए कॉमन पर्सन क्वेश्चन पूछ नहीं रहे. एथिक्स का पेपर है, सिविल सर्वेंट जो आएंगे जिनको ऑफिस एलोकेट किया जाएगा उनके लिए क्वेश्चन है. तो एज ए सिविल सर्वेंट व्हाट डू यू थिंक, आपके पास क्या है? तो मैंने लिखा कि चाइल्ड 3 को मिलना चाहिए. एग्जैक्टली ये लिखा था कि भाई चाइल्ड 3 के पास कुछ और मीन्स नहीं है. और देयर इज दिस आइडिया जो गांधी जी का था कि wherever you are making a decision, just think of that person in the lowest rung of the kind of society in terms of maybe money or something, resources जिनके पास नहीं है. अगर मेरे इस एक्शन से उस बच्चे को फ़ायदा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो आई डू दैट, ठीक है. एंड इसमें चाइल्ड 2 जो है, चाइल्ड 1 जो है जिसने ये चीज़ बनाया है फ्लूट, उसको भी खुशी होगी. उसको एक मैं कंपैशन का चीज़ जो है, कंपैशनेट वैल्यू मैं उसको बता पाऊंगी कि देखो तुमने ये चीज़ बनाया है, दिस इज़ हेल्पिंग अ पुअर टू बी हैप्पी. तो आपका ये फ्लूट जो आपने बनाया है ये सक्सेसफुल है, क्योंकि आपके फ्लूट के कारण एक जो बच्चा गरीब था उसको खुशी मिली है. देयरफॉर यू शुड बी हैप्पी. तो इससे मैंने क्या किया, चाइल्ड 1 में एक कंपैशन का जो वैल्यू है इसको मैंने इनकलकेट किया, उसको बताया. चाइल्ड 2 में भी द सिमिलर लॉजिक विल अप्लाई. उसको भी बताया कि देखो यू कैन मे बी हेल्प द चाइल्ड 3 टू लर्न द फ्लूट, है ना. दैट विल ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड 3 टू डेवलप हिज स्किल, हिज और हर स्किल. हम आज के ज़माने में जब पॉवर्टी की बात करते हैं, जब इंडिया में पॉवर्टी है और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतने सारे पॉपुलेशन को किस तरह से यूटिलाइज करें, तो हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की. तो फ्लूट, प्लेइंग फ्लूट इज अ काइंड ऑफ स्किल, राइट. तो चाइल्ड 2 कैन एक्चुअली टीच चाइल्ड 3 टू प्ले द फ्लूट, एंड चाइल्ड 3 इज द वन हु शुड गेट द फ्लूट. तो ऐसे करके यू शुड जस्टिफाई, ठीक है. एक पेज में 3-4 पॉइंट लिख के कि चाइल्ड 3 को क्यों देना चाहिए, चाइल्ड 1 को क्या फ़ायदा होगा इससे, एक सेकेंड, चाइल्ड 3 को देना चाहिए, चाइल्ड 1 को इससे क्या फ़ायदा होगा, चाइल्ड 2 को इससे क्या फ़ायदा होगा. दैट्स इट. इतना ही होगा इसका आंसर पहले क्वेश्चन का. दूसरा, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज. इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है, कंपैशन हो गया और बाकी चीज़ें, the utilitarian principle versus the larger public good, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं. जो एथिकल इश्यूज हम पढ़ते हैं ना एथिक्स में, एथिकल इश्यूज जनरली आप 4 to 5 एथिकल इश्यूज यू शुड मेंशन, ठीक है. 4 to 5 एथिकल इश्यूज यू शुड मेंशन पॉइंट वाइज, ठीक है. और अगर आपको इससे ज़्यादा भी आता है तो आप एटलीस्ट 7-8 भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो डायरेक्टली पूछा गया है एथिकल इश्यूज. कई बार एथिकल इश्यूज नहीं भी पूछते हैं तो भी हम 1-2 मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पूछा गया है तो आई थिंक यू शुड राइट 7-8. अगर नहीं याद आएगा तो 5 तो आप लिख के आइए, ठीक है. नाउ व्हाट रोल डज जस्टिस प्ले इन दिस रोल, इन दिस सिचुएशन. जस्टिस का क्या रोल है, न्याय, ठीक है. क्या न्याय मिला, ठीक है. तो न्याय मिलने का भी वही जस्टिफिकेशन होगा कि अगर मैं चाइल्ड 3 को नहीं दे रही तो उसके साथ न्याय नहीं हो रहा. अगर आपने चाइल्ड 1 को चूज़ किया है तो आप उसी तरह से उस हिसाब से चीज़ों को करेंगे. आप यहाँ पे देखो, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. यहाँ पे पूछा है अकॉर्डिंग टू यू शुड गेट द फ्लूट, इतना आपको बताना है. यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस के नज़रिए से अगर मैं देखती हूँ तो किस तरह से मैं इस केस को सॉल्व कर सकती हूँ. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, दैट द थिंग विच इज बेसिकली बीइंग आस्क्ड, ठीक है. क्योंकि अब इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे देयर आर रीजंस, ठीक है. सिविल सर्वेंट को बहुत बार डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है. डिसीजन लेना पड़ता है, छोटे छोटे केस जो आते हैं उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करना पड़ता है. तो किस तरह से जस्टिस को ध्यान में रखते हुए आपने एक डिसीजन लेना है, आपको किस तरह से जस्टिस का बेनिफिट्स जो हैं हम जो पढ़ते हैं, जस्टिस रिलेटेड कोट्स भी यू कैन मेंशन. बहुत सारे कोट्स होते हैं जस्टिस रिलेटेड, यू कैन मेंशन हियर. तो इन चीज़ों को लेके यू कैन डू, ठीक है. सर्वोदया थ्रू अंत्योदया जो आइडिया था गांधी जी का, है ना, उनका आइडिया था ये. इफ आई बहुत टाइम हो गया मुझे, बट आई थिंक यही था, सर्वोदया थ्रू अंत्योदया. मतलब लास्ट जो इंसान है या फिर जो पोरेस्ट इंसान है, जो सबसे निचले स्तर पे है, जिसको कहते हैं हम, जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको हेल्प अगर मैं कर रही हूँ, इसका मतलब धीरे धीरे मैं सबको हेल्प कर रही हूँ, मतलब पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को ग्रो करने में हेल्प कर रही हूँ. तो इसी वजह से
जस्टिस के कंटेक्स्ट में यू कैन एक्सप्लेन दिस इज अ सिंपल थिंग. अभी इसमें 250 वर्ड्स का लिमिट होता है. यू नो देयर इज अ क्वेश्चन आंसर बुकलेट, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है जिसमें यू हैव टू राइट द आंसर्स. उसमें यू हैव टू अ डेजिग्नेटेड स्पेस, उसी में यू हैव टू राइट. तो बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन लाइक पॉइंट 1 को बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते. सपोज अगर 3 पेजेस है तो इसको 1, 1, 2, 3 पेजेस में आपको करना पड़ेगा. अगर 4 पेजेस है तो इसको 1 पेज, इसको 2 पेज और इसको 2 पेज, 1 पेज मे बी 1.5 पेज, ऐसे करके आपको एडजस्ट करके करना पड़ेगा. आप देख लीजिएगा कितना पेज होता है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. अब इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, आई होप यू हैव लर्नड अबाउट इट. इस पर मैं वी कैन डिस्कस इन डिटेल, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. इफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा डिटेल करना है, तो आई थिंक आई हैव मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दिस. बट इस वीडियो का ये पर्पज़ नहीं है टू डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल, देयरफॉर आई एम नॉट डिस्कसिंग. बट अप्रोच आपको समझ में आ गया ना. केस स्टडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिक. आप जो कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ये करना है, क्यों करना है, दैट रीज़न इज इंपॉर्टेंट. वो रीज़न से अगर द एग्जामिनर इज कन्विंस, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अच्छा दिस पर्सन इज थिंकिंग दिस वे, सो विच इज़ अ गुड थिंग. तो मेरा ये सोचना है, कुछ लोगों को कुछ और सोचना होगा, कोई गलत नहीं है. ठीक है. बट जस्टिफिकेशन सबका अपना अपना होगा. विच शुड बी गुड इनफ टू गेट मार्क्स. दैट्स द आइडिया. ठीक है. टू जस्टिफाई योर आंसर, दैट इज द आइडिया. सो दिस इज द पेपर. और जो लास्ट एक हमको डिस्कस करना है वो ये लास्ट 25 days एंड 6 पेपर्स. ठीक है. तो हाउ डू वी प्लान. सबके लिए अलग अलग प्लान होगा. हो सकता है किसी ने ऐसे कर लिया हो तो उसको लास्ट अभी कुछ दिन में ऐसे उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. जिसने नहीं लिखा है उसको लिखना पड़ेगा. राइट. हो सकता है किसी ने GS जो असम वाला पेपर है वो अच्छे से कर लिया, उसको नहीं करने की ज़रूरत. लेकिन बहुत लोगों ने ये नहीं किया होगा अभी तक, तो इसको करते हैं, इसको करना पड़ेगा. तो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. But irrespective of wherever you are, in whatever stage of preparation or completion of the syllabus you are, कुछ चीज़ें हैं जो important है. Let us discuss. पहले complete the topics which are given in the syllabus. जो topics लिखे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा knowledge होना पड़ेगा. ठीक है. एटलीस्ट जहाँ पे आप 2-3 पेजेस का आंसर लिख सकें, इतना knowledge is required. ठीक है. तो go through the syllabus, make sure that you have done all the kind of sort of topics जो दिया हुआ है. Now look into the last year paper जो अभी हुआ था. ठीक है. Wait a second. This paper is important क्योंकि this is something which was फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर आया था जो सिलेबस चेंज होने के बाद. तो ये पेपर इंपॉर्टेंट है. आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, देख लिया होगा. नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए. ये पेपर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जस्ट टू हैव एन आइडिया. आप इसमें आप तो सॉल्व भी कर सकते हैं. राइट देयर आंसर्स योर सेल्फ. राइट द आंसर्स टाइमली मैनर में. यू कैन ऑल्सो चेक द टेक्निक जो आज मैंने बताया स्कैन करने वाला. अप्लाई इन दिस पेपर एंड चेक फॉर योर सेल्फ कि क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा. ठीक है. गिव एटलीस्ट 1 full length पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट. कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम डे सिनेरियो. ठीक है. तो हर एक फुल लेंथ पेपर ज़रूरी है. एग्जाम डे में क्या होगा, 8, 9, 10 इस 3 दिन एग्जाम है आपका. एक शायद ऐसे पेपर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव नॉट सीन द रूटीन, बट ऐसे जनरली होता है. GS1, फिर GS2 से GS3, GS4 एंड दिस इज द GS असम वाला. ठीक है. तो इस एग्ज़ाम डे सिनेरियो जैसा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सुबह 9 बजे से या 10 बजे से जब भी पेपर होता है उसमें 3 hours ये, फिर आप उसी ये जो है इसको ब्रेक के लिए रखिए. ब्रेक फिर सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसी सेकेंड शिफ्ट में दीजिए. 3 दिन लगातार इसको फॉलो कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. रिगरसली ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. बिकॉज बैक टू बैक आपको पेपर लिखना है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके. ऑलराइट. तो एग्जाम डे सिनेरियो वाला प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई मेंट बाय दैट. ठीक है. आपको लगातार 3 days, स्किप 3 days, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक फॉर दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. ओके. राइट 2 essays. ठीक है. मतलब एटलीस्ट 2 ऐसे, एक पेपर में 2 ऐसे होता है, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए. ठीक है. प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम का ट्रैक रखिए. 3 घंटे में 2 essays. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. a lot of you had requested for essay वाला, attempting वाला किस तरह से करना है. if I get time I'll make a video. I'm not sure, but depending on the need, इस वीडियो में you can actually comment if you need it. maybe depending on the utility किस तरह से, if many people need it, maybe I'll make, then we can discuss on that also. ठीक है. but otherwise आपको करना पड़ेगा एक पेपर. ठीक है.
अगर आपको 4 से 6 ऐसे लिखना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट रिटन एनी ऐसे स्टिल नाउ, अभी तक कोई ऐसे नहीं लिखा होगा, बहुत लोग मैं जानती हूँ नहीं लिखा होगा आप लोगों ने क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इट्स ओके। अभी आप 4 से 6 ऐसे एटलीस्ट यू शुड राइट, ठीक है। ओके, एंड ऑल्सो यूज़ द पेन विच यू गोइंग टू यूज़ इन द मेन एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन हो सकता है it makes a difference. Be comfortable with the pen which you're going to use on that day. That's the basic idea, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन में अगर लिखा है कि ब्लैक पेन है या ब्लू पेन है, आप देख लीजिएगा इंस्ट्रक्शन जो एडमिट कार्ड आएगा उसके हिसाब से प्लान। ओके, एंड आई होप यू नो दैट जो हमारा पेपर आता है उसमें यू हैव दिस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट। एक क्वेश्चन दिया होगा एंड देन आंसर के लिए देगी दिस एक दो पेज होता है आई थिंक 10 मार्कर्स के लिए, एंड 15 मार्कर्स के लिए देयर 3 पेज, समटाइम्स 4 पेज, तो वैसे करके होता है। देयर इज अ डेजिग्नेटेड स्पेस, एक क्वेश्चन होगा फिर स्पेस होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा फिर स्पेस होगा, ऐसे करके पेपर में होता है। यू शुड बी फैमिलियर विद दैट आइडिया ऑल्सो। तो आप ऐसा नहीं कि एक पॉइंट लिखते लिखते आपने 2 पेज कर दिया, बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं बचा है। तो ट्राई एंड कीप ट्रैक ऑफ दैट। 10 मार्कर्स के लिए जस्ट टू गिव एन आइडिया, जनरली दे गिव 2 पेजेस, and 15 markers के लिए they give 3 pages, they might give 4 also, I'm not sure, but this is the general idea, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। and if you have time then see the last year का UPSC mains question GS 1 2 3 4 because the syllabus is based on the UPSC का pattern, तो that might help, you never know। तो लास्ट ईयर का पेपर आप एक बार देख सकते हैं UPSC किस तरह से क्या पूछता है। so that is something which is there, and yeah, that is all for this video now, and like there was a query, I think there were a few queries, I'm not able to recall। एक तो query था कि आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है असम रिलेटेड उसको कैसे करें। तो यूल सी लास्ट ईयर क्वेश्चन में हॉटवेयर डांस वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो इन सब के लिए मैंने क्या किया था, एक तो असम ईयर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट अ फ्यू आइडियाज फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो द बुक ऑफ PN दत्ता विच आई टोल्ड यू। इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे आर्किटेक्चर, होम आर्किटेक्चर्स, ठीक है, कौन से हैं ये सब आपको एक ब्रॉड आइडिया लेके जाना चाहिए। पेपर में किस तरह का पूछा है पेपर देख सकते हैं, टेम्पल्स वगैरह थे कि नहीं पहले और कैसे टेम्पल्स थे वो सब एक डायग्राम वगैरह आप बना के आए तो दैट विल एक्चुअली हेल्प, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ डायरेक्टली गूगल सर्च, ठीक है, कि भाई हॉटरिया है, हॉटरिया डांस, तो इसके बारे में यू विल गेट अ आइडिया कि भाई क्या है, कब होता था। देन ऑल्सो रीड अबाउट भास्कर वर्मन, ठीक है, भास्कर वर्मन इज इम्पॉर्टेंट। इस सब में क्वेश्चन बन सकता है ओवरऑल। भास्कर वर्मन के टाइम पे ह्यूएन सांग केम, ह्यूएन सांग के बारे में यू शुड रीड व्हाट ऑल ही टोल्ड अबाउट द कल्चर ऑफ असम, तो ये आप पढ़िए, ठीक है, ह्यूएन सांग आए थे। एंड देन यू शुड हैव आइडिया अबाउट ऑब्वियसली द लेजेंडरी शंकर देव, ठीक है, शंकर देव के बारे में, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, माधव देव, ठीक है, माधव देव, इनके कुछ किताब होंगे, इनको आप पढ़ के जाइए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर। जो ब्रॉड चीज़ें हैं जो पूछे जा सकते हैं जो आर्ट एंड कल्चर में यही होते हैं। बिहू के बारे में पढ़ लीजिए, बिहू डांस वगैरह, और अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था बिहू को लेके, तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। करेंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं, करेंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिए, कुछ चीज़ें करेंट अफेयर्स रिलेटेड डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिए। जैसे G20 असम में हुआ था गुवाहाटी में, तो इसके बारे में देयर कैन बी क्वेश्चन इन GS पेपर 2। तो ये ब्रॉड आइडिया है। आर्ट एंड कल्चर को भी वैसे ही करिए आप। जो असम ये बुक है और PN दत्ता के अलावा यू कैन जस्ट गूगल सर्च, ठीक है, असम आर्किटेक्चर, अहोम आर्किटेक्चर, असम गवर्नमेंट का कुछ वेबसाइट है जो कल्चरल हेरिटेज का को लेके वो सब, ठीक है, मोइदाम्स वगैरह जो हैं, मोइदाम जो अहोम बरियल जिसको बोलते हैं, ये सब इसको लेके ये न्यूज़ में था अभी कुछ टाइम पहले। तो ये सब चीज़ें आपको उस तरह से करनी पड़ेंगे।
So this is all from my side in this video. और इसके मेंस के रिलेटेड इफ समथिंग स्पेसिफिकली इज देयर विच यू थिंक इज रिक्वायर्ड, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट and maybe we can take up that discussion in the next few days. And all the very best for mains. Just stay calm and do whatever is possible in the last few days. I'm sure you will do great. Just attempt a few paper and आप उस mindset में आ जाइए किस तरह से आंसर लिखना है, स्पीड को बढ़ाइए, and I think you should be good to go, and wishing you all the very best. Thank you.